बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज 23 मार्च है, मंडे का दिन है, ईद का तीसरा रोज़ है। आज पूरे मुल्क के अंदर 23 मार्च की नॉर्मल तकरीबात होती हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया था और सिर्फ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज चंद लोगों को रख के की गई थी हर जगह। ये डिस्क्राइब करती है परफेक्टली करंट सिचुएशन दुनिया की, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की। पाक अफ़गान स्कर्मिशेस दोबारा जारी हो चुके हैं। मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के ऊपर TTP के साथ और TTA के साथ पाकिस्तान आर्मी लड़ी है। ईरान की तरफ से भी कोई रुकने का नाम नहीं है। इस वक्त जब हम ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की एक आई बिलीव ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट आई है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो हमने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था स्टेट ऑफ हरमूज खाली करने के लिए, वो रोक दिया गया क्योंकि 2 दिन से हमारी ईरान के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है, ये सच है नहीं है, बात अच्छी है नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह जान सकता है क्योंकि जितना झूठ ये बंदा बोल चुका है, जितनी मुनाफकत अमेरिका और इसराइल नेगोशिएशंस के मामले में कर चुके हैं, इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं। लेकिन ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? ईरान और इसराइल और अमेरिका एक स्टेलमेट के पॉइंट पे आ गए थे। वो ईरान को हिट करते थे, मिसाइल मारते थे, रॉकेट्स मारते थे, एयर रेडिंग करते थे, एयर बॉम्बिंग करते थे, तो ईरान रिस्पॉन्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स मारता था। ईरान ने स्पेसिफिकली एनर्जी साइट्स, प्रोडक्शन साइट्स टारगेट करना शुरू कर दी थी। उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी ईरान की एनर्जी साइट्स टारगेट करना शुरू कर दी थी और अमेरिका ने थ्रेट दिया था कि हम जितने भी कोस्ट के ऊपर ईरान के पावर प्लांट था सारे तबाह कर देंगे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको था कि अगर हम ईरान का पावर स्ट्रक्चर तबाह करेंगे, ईरान के अंदर फसादात मज़ीद होंगे, उन फसादात की वजह से रजीम डिस्टेबलाइज होगी। जो इज़राइल का एम्बेसडर टू अमेरिका है, उसने बार बार ये बात कही है कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ रजीम चेंज ही सलूशन है, यानी कि ईरान में जो नए खामिनी और उनकी रिलीजियस गवर्नमेंट है जाएगी, एक नया सिस्टम आएगा, यही एक वायबल सलूशन है। इनफैक्ट रज़ा पहलवी जो भगौड़ा है उसने भी यही बात की ईद खिताब करते हुए लोगों से। मसला ये है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ऐसी 2 जगहों पे मारी जहाँ पे पूरी दुनिया दंग रहेगी। उन्होंने स्पेसिफिकली जो इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं दिमोना और अराद में, उनको टारगेट किया। डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, उनकी एडजेसेंट मारी, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये कर सकते हैं। इसके बाद IAEA ने कहा कि जी वहाँ पे कोई न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ और इजराइल भी मजबूर हुआ ये एडमिट करने के लिए कि उनके 15-20 लोग कत्ल कर दिए गए और 100 से ज़्यादा लोग इंजर हो गए। इजराइल टोटल झूठ बोल रहा है, वहाँ पे मैसिव लेवल पे इंसान कत्ल हुए, मगर ईरान बिल्कुल टारगेट्स पे अपने हिट कर पा रहा है। अब न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना इस तरह इन रिस्पॉन्स टू है जो इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स टारगेट की, यानी कि ईरान ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हजूर आप हमारी एनर्जी साइट्स मारेंगे तो हम आपकी भी तबाह कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम मिडल ईस्ट की भी तबाह कर देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपनी ताइफ वाली बेस अब अमेरिका को दे दी है इस्तेमाल करने के लिए। UAE ऑलरेडी अपनी बेसिस इस्तेमाल करने दे रहा था, कुवैत ओमान से भी ये खबर आ रही है, और इजराइल, अमेरिका और UK अब नेक्सस बना के हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई कि 4500 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के अंदर UK बेस को टारगेट किया। यानी कि ईरान अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते शो करा रहा है कि हमारे पास एक्चुअल पावर कितनी है। तुलसी गैबर्ड ने जो बयान दिया था कि 5 मुल्क लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, जिसके अंदर ईरान था, पाकिस्तान था, नॉर्थ कोरिया था, रशिया था और चाइना था, अब उस बात में सदाकत भी लग गई, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी उनकी इजाज़त से नहीं आ रही, रशिया और चाइना ही सपोर्ट देता है। इनफैक्ट इस जंग के अंदर जब F-35 क्रैश कराया गया, जब F-15 मल्टीपल क्रैश करा दिए और अब तो कतर का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया, जिसको वो कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट था। यानी कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, अब जैमिंग डिवाइसेज ऐसी आ गए हैं कि वर्चुअली रडार्स उड़ा दिए जाते हैं इन मशीन्स के, जो हेवली रिलायंट होती हैं ऑटो पायलट पे और ऑटोमेशन के ऊपर। तो अब नज़र आ रहा है कि ये जंग एक ऐसी जगह एस्केलेट कर रही है जहाँ पे दुनिया ही बंद हो जाएगी। रियलिटी ये है कि आज या कल गालबन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 200 रुपया फी लीटर हाई ऑक्टेन की प्राइस बढ़ा दी। उनको साफ नज़र आ रहा है कि एनर्जी क्राइसिस अभी चल रहा है। हालांकि ईरान ने बार बार कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आप तेल लें। अब रशिया का तेल आप ले नहीं सकते, उसकी वजह यह कि आप उस क्रूड प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है, आपने कभी बनाई नहीं। समझदार आप बहुत है माशाल्लाह। उल्टा आपने IPPs लगाए जिनको अगेन आपने रिफाइंड ऑयल देना होता है बिजली के लिए। तो खैर पाकिस्तान में जो होता रहा है कई सालों से, हम सबको पता है क्यों हो रहा था, हम सबको पता है उसमें से पैसे कौन कमा रहा था, हम सबको पता था नुकसान कौम का ही हो रहा था। लेकिन इनसे एक भी क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा ताकि आप रशिया का तेल ना खरीद सके, जो इस वक्त अमेरिका ने लीगल डिक्लेयर किया है। अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान का तेल है वो भी खरीद लें, जो रशिया का तेल है वो भी खरीद लें। डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास प्रोसेसिंग प्लांट है तो आप रशिया का तेल खरीद सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है और आपको ईरान का तेल चाहिए, तो ईरान खुद कह रहा है कि दुनिया की मार्केट की सप्लाई हम पूरी कर ही नहीं सकते। जो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस हुए हैं उसके बाद हमारा तो एक्सपोर्ट बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब जो प्राइसेस का चेंज आ रहा है,
क्रूड ऑयल बैरल्स का और रिफाइंड ऑयल बैरल्स का ये चलेगा मुस्तकिल, क्योंकि जब जंग रुकती भी है तो इस प्रोडक्शन को भरने में टाइम लगता है। रियलिटी ये है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट के अंदर से मेजर डिप आया है, जापान की स्टॉक मार्केट में मेजर डिप आया है, बहुत सारे मुल्कों ने स्टॉक मार्केट्स होल्ड भी किए ताकि उन पर डिप्स ना आ सकें, और साफ नज़र आ रहा है कि जो इकोनॉमिक डैमेज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है ये टोटली अमेरिका के किसी वॉर कैलकुलस में था ही नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका ने वॉर कैलकुलस बनाया होता तो वो सोचते अच्छा यार हम इधर अटैक कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इससे आपको ये नज़र आता है कि इसराइल के प्रेशर और जो ट्रंप की काबीना है जो उसके आगे पीछे मंडलाती रहती है उनके प्रेशर से ये जंग की जा रही है। आपके सामने कई लोग अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में से आगे हैं जो उनके इंटेलिजेंसिया में से जो कह रहे हैं यार ये एक बड़ा स्टूपिड डिसीजन था। अब सोने पे सुहागा अमेरिका 3 नए वॉरशिप्स भेज रहा है, उसके अंदर मजीद बंदे भेज रहे हैं, यानी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड या कम से कम इन्फिल्ट्रेटिव ऑपरेशंस का भी ऑप्शन खुल के सामने आ गया। साथ साथ टैक्टिकल नूक्स की बात चल रही है। टैक्टिकल नूक्स की बात यहाँ तक चल रही है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वासिम मुनीर जो CDF हैं उनकी मुलाकात होती है शिया उलेमा से, तो वहाँ पे 2-3 बातें की जाती हैं। एक बात ये होती है कि जनाब अगर ईरान गिरेगा तो अगली बारी पाकिस्तान के, जिस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वही बयान था जो मेरे ख्याल है हमारे DGI-SPR का बयान था और जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान और एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट के अंदर कोई रजीम चेंज अटैम्प्ट की जाती है बाहर से तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। यानी कि वो क्लियर दो टोक सा जवाब है कि भाई आप इधर देखेंगे हम सबको फारग कर देंगे। यानी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान की इतनी दूर नहीं है, विच वुड मीन कि ईरान को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए कि हम उस एग्जिस्टेंशियल सवाल पे ना आए। लेकिन इधर बात गई नहीं। खैर ज़ाहिर है चीफ आर्मी स्टाफ बात करें, शिया आलिम सुन रहे हैं, कौन बोलेगा आगे से। लेकिन एक बात चीफ आर्मी स्टाफ ने ज़रूर की जिससे पूरी उम्मत का जो यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो फेयरली डैमेज होता है। उन्होंने कहा कि जिस जिस आलिम को ईरान से बहुत मोहब्बत हो रही है वो ईरान जा सकते हैं। ये बात उन्होंने की इन रिस्पॉन्स टू जो दंगे फसादात यहाँ पे हुए जब आयतुल्लाह खामेनी शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि आप एक मुल्क की वजह से अपने मुल्क के अंदर दंगे फसादात नहीं फैला सकते। मैं पहली बात से एग्री करता हूँ, दूसरी से नहीं करता। आप बिल्कुल अपने मुल्क के अंदर आग मत लगाएं अगर किसी और मुल्क के अंदर कोई इवेंट या वकूआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे रियासत पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज को रियलाइज़ करना चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट ऑलवेज ट्रम्प्स नेशनलिज्म। आप जितना मर्जी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डालने की कोशिश करें, जो रिलीजियस सेंटिमेंट होगा हमेशा ऊपर होगा। इसलिए पाकिस्तानियों का दिल खून से रोता है जब वो फ़लस्तीन को देखते हैं, जब रमज़ान को देखते हैं, सीरिया को देखते हैं और जब ईरान को देख रहे हैं। जब अफगानिस्तान की बारी भी था तो उनका दिल खून से रोता है कि हमारे मुसलमान भाई हैं। तो नेशनलिज्म वर्सेस रिलीजियस सेंटिमेंट के अंदर हमेशा नेशनलिज्म का जीतना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट उस आइडिया को इन्फोर्स करने के लिए जो आपको यहाँ पे चेक्स बैलेंसेस और मेजर्स लेने पड़ेंगे वो और भी ज़्यादा खौफनाक रिजल्ट निकालेंगे। देखिए हमारे माशरा ऑलरेडी पोलराइज्ड है, लिबरल कंजर्वेटिव के दरमियान, अमीर गरीब के दरमियान, रिलीजियस नॉन रिलीजियस के दरमियान, सेक्ट्स के दरमियान, विद इन सेक्ट्स आपकी ब्रांचेज होती हैं उनके दरमियान, एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड है, पॉलिटिकल लाइंस पे हम कम्प्लीटली तबाह हो चुके हैं। इनफैक्ट राना सनाउल्लाह ने खुद एक प्रोग्राम में कहा कि पॉलिटिशियंस जो हैं एक दूसरे के सामने खड़े होकर स्पेस नहीं बना पा रहे, रादर दैन कि वो बैठ के रियासत के साथ बात करें कि यार आपकी स्पेस क्या है, हमारी स्पेस क्या है, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो आप किसी भी फ्रंट पे यूनाइटेड नहीं हो। अब इसके अंदर फ़ौज की ये कोशिश होती है कि वो फ़ौज के फ्रंट पे सब यूनाइट हो जाएं। ओके जब आप लोगों को फौज के फ्रंट पे यूनाइट करते हैं तो फिर वो आपसे अस्करी एक्शंस एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप फौज है, आपके पास सारी वेपनरी, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मिलिट्री एयरफोर्स, हर चीज़ है, तो जब वो आपको देखते हैं तो वो मिलिट्री सोल्यूशंस चाहते हैं। लाइक कि अगर ईरान में कोई प्रॉब्लम है तो आप मिलिट्री सोल्यूशन करें। ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फौज से आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते वो यूएन में जाकर तकरीर करें या फिर वो जाके लॉबिंग करें। आप मिलिट्री सोल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप फ़लस्तीन की बात करते हैं तो आप कहते हैं मिलिट्री सोल्यूशन, जब आप कश्मीर की बात करते हैं आप कहते हैं मिलिट्री सोल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम जो है कि अब लोग फ़ौज से ये डिमांड करेंगे ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, आप जाएं लड़ें, और वहाँ पे हम लड़ नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम दुनिया की जियो पोलिटिकल पोजीशन को देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे इदारों का और हमारे पॉलिटिशियंस का। जो सॉफ्ट और हार्ड पावर का फ़र्क होता है वो यही होता है। ये एक फंडामेंटल चीज़ हमें याद नहीं आती। यहाँ पे हमें लोगों ने बताया था कि जनाब जब जंग होगी तो बिलावल भुट्टो ही काम आएंगे। अभी तक बिलावल भुट्टो काम नहीं आ रहे, चाहे वो अफगान जंग जो पाकिस्तान एक्टिवली लड़ रहा है, चाहे ईरान जंग जिससे कॉन्सिक्वेंसेज पाकिस्तान में आने। सो रियलिटी ये है कि हम अगर इंटरनली देखें तो वी हैव फेल्ड टू ईदर क्रिएट कंसेंसस विद इन द नेशन। उसके लिए आपको पॉलिटिशियंस चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको उलेमा चाहिए होते हैं। और ये तो चीफ आर्मी साहब ने कहा भी कि आलिम का पर्पज़ ये होता है कि लोगों में कोहीजन क्रिएट करे। वो कोहीजन क्यों क्रिएट करे? अगर वो कोहीजन क्रिएट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के पीछे तो वो कहते हैं जनाब ठीक है आप जाके जंग लड़ें।
अगर वो कोहेजन क्रिएट करते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे और वो पॉलिटिकल फोर्स आपके पसंद की नहीं है तो आप वो मानते नहीं है, और अगर आपके पसंद की है तो फिर वो पॉलिटिकल फोर्स कल को आप ही के खिलाफ बगावत कर देती है। यही तो होता रहा। जब भी नवाज शरीफ को एक मेजॉरिटी मिलती थी वो हमेशा आर्मी के अंदर मुदाखलत करता था। इमरान खान को एक मेजॉरिटी मिली, उन्होंने भी आर्मी के अंदर मुदाखलत की। ये आपने हमें बताया, कोई मैंने तो अपनी तरफ से अखज़ नहीं किया। तो रियलिटी ये है कि कोहेजन आप कैसे क्रिएट करेंगे। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तो रियलिटी ये है कि कोहेजन आप कैसे क्रिएट करेंगे। दुनिया के अंदर डीप स्टेट ही ऑपरेट करता है, अमेरिका हो कोई भी मुल्क हो, लेकिन डीप स्टेट का काम होता है कि वो डीप स्टेट ही रहे, वो सामने ना आ जाए या फिर वो ट्रांजिशन ना करे इनटू ए ओवर्ट स्टेट। जब आप हर जगह वॉर पैराडाइम की बात करेंगे, वॉर जार्गन की बात करेंगे, बार बार लोगों को बताएंगे वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, तो फिर लोग वॉर ही एक्सपेक्ट करेंगे, उसके अंदर मीशत नहीं चल सकती। इनफैक्ट अब सामने नज़र आ रहा है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हरमूज के क्लोजर से जो टॉप 10 अफेक्टेड इकॉनमीज हैं उनमें पाकिस्तान है। इनफैक्ट टेरर से मोस्ट अफेक्टेड इकॉनमी 2026 में भी पाकिस्तान बन गया, हम बर्किना फासो को पार कर गए। सो व्हाट इज़ द एंड गेम या एंड रिजल्ट? अमेरिका ने कह दिया कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान से, अल्लाह करे जी वो हो जाए। लेकिन अगर अमेरिका के मुज़ाकरात हो जाते हैं, ये जंग रुक जाती है, तो क्या इसराइल रुकेगा? क्या जो इसराइल ने लेबनान के अंदर पूरी इन्वेजन की हुई है, जहाँ पे वो एरिया कैप्चर कर रहे हैं, ब्रिजेस तबाह कर रहे हैं, क्या वो वहाँ से पीछे हटेगा? अच्छा, मज़े की बात यह है कि ईरान के अंदर जंग रुक भी जाती है तो जो उसकी नई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ दंगे फसादात इसराइल नहीं स्टार्ट करवा देगा, रॉ नहीं स्टार्ट करवा देगा, सीआईए नहीं स्टार्ट करवा देगा, तो टर्मोइल तो रहेगा ना। मसलन आप एक हॉट से कोल्ड सिचुएशन में चले जाएंगे लेकिन वॉर चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोई मुज़ाकरात होते हैं, कोई सेटलमेंट हो जाती है जिसके कहते हैं ठीक है दहशतगर्दी नहीं हो सकेगी लेकिन वो थ्रेट तो एग्जिस्ट करेगा, तो कोई भी नेशन अंडर एक कंटिन्यूस थ्रेट ग्रो नहीं कर सकती। अगर आप ईरान को स्टडी करें तो अमेरिका ने बड़े तरीके से उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के उनकी मीशत तबाह की, उनका करेंसी को डिवैल्यू किया, वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करे, फिर जंग मुसल्लत कर दी। अब पोस्ट जंग आपके ख्याल से वहाँ का शहद की नहरें बहना शुरू कर देंगी, मजीद हाइपर इन्फ्लेशन होगी, पाकिस्तान में भी होगी। एलएनजी के आखिरी जो सप्लाई पाकिस्तान में उतरी है उसके बाद आपको साफ शॉर्टेज नजर आ रहा है। कतर ने अनाउंस कर दिया कि वो एलएनजी दुनिया में सप्लाई कर नहीं सकते, उनकी 20% कैपेसिटी गिर गई है। सो व्हाट विल यू डू, वेयर विल वी गो? तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। दिस इज यही वही बात है कि जब जंग शुरू होती है, स्पेशली एक 24 दिन से चलती हुई जंग जहाँ पर रोज़ एक्शन हो रहा है, इट्स नॉट लाइक 3 दिन का लल पीरियड है, रोज़ एक्शन हो रहा है। और इसराइल बार बार ओपनली ऑब्जेक्टिव स्टेट कर रहा है। इनफैक्ट इसराइल तो अब ये भी कह रहा है कि जनाब ईरान के पास रॉकेट्स हैं जो लंदन पहुंच सकते हैं, जिसके ऊपर पीएम हाउस कहता है कि जनाब ऐसी कोई क्रेडिबल खबर हमारे पास नहीं है। अच्छा, मज़े की बात है इस सारे फॉग ऑफ वॉर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बड़े होते हैं। नौरोज़ के दौरान क्या कहते हैं, जो मुश्तबा खामेनेई है उनका रिटर्न बयान सामने आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब हमने टर्की पे हमला नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो इस सारे फॉग ऑफ वॉर में इट बिकम्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। सऊदी अरेबिया बहुत गुस्से में है कि जनाब 60 ड्रोनों ने इंटरसेप्ट किए पिछले 24 घंटों के अंदर। उन्होंने ईरान का एक मिलिट्री अटैची और 4 सफ़ीर निकाल दिए। तो टोटल मिडल ईस्ट टर्मोइल पे है, पाकिस्तान की इकॉनमी उस पर हैवली रिलायंट है, चाहे वो तेल की मद में हो, चाहे लोन की मद में हो, चाहे सऊदी अरेबिया से जो मेजॉरिटी हमारी आती हैं रिमिटेंस उसकी मद में हो। तो अफेक्टिवली जंग ख़त्म होने के बाद भी हम फंसे हुए हैं। तो वहाँ पे जंग चल रही है या नहीं चल रही है, हमारी मईशत नहीं चलेगी। तो क्वेश्चन इज क्या कहते हैं कि हम जो प्रैग्मेटिज्म की दुनिया में खेल रहे हैं इसका हमें क्या एडवांटेज हो रहा है? मिसाल के तौर पे हम एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमें इसका क्या एडवांटेज हो रहा है? अगर मैं पाकिस्तान फर्स्ट के लेंस से भी सोचूं तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? इट्स नॉट लाइक कि हम सब अकाउंटों में पैसे ज़्यादा आ गए। इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, घर सस्ते हो गए, खाना पीना सस्ता हो गया। तो फिर अगर कुछ सस्ता नहीं होना, हर चीज़ महंगी ही होनी है, तो फिर कम से कम हम हक का साथ तो दे दें।
देखिए ना, आपको लालच दी जाती है झूठ बोलने के लिए, यही होता है। आपको लालच भी नहीं मिल रही और हम बिला वजह झूठ भी सर पे ले रहे हैं, क्यों? कोई इसमें लॉजिकल सेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो ज़ातियात होते हैं हमारे डीप स्टेट के, जो पॉलिटिशियंस के होते हैं, वो मफाद हमेशा कौम के मफाद से ऊपर रखे जाते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। अगर उनके बिजनेसेस थ्राइव कर सकते हैं, उनकी फाइनेंसेस चल सकती हैं, तो फिर वो कौम के मफादात सेकेंडरी रख देते हैं। अली रजानी साहब की शहादत हुई तो जब वीडियो आई सामने, उनकी माँ बॉडी रिसीव करने जा रही है, तो जिस घर से उसकी माँ निकली थी ना, वो हमारे पिंडों देहातों में घर से बेहतर नहीं था। तो देर इज़ अ डिफरेंस। दौलत करप्ट करती है, ये एक नेचुरल सी बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरी उम्मत के एक फितनों में से ये फितना होगा, फितना एज इन आजमाइश। तो ये जो इनसेन परसूट ऑफ वेल्थ है, जो नेशन स्टेट के लेवल पे चला गया थ्रू नियोकॉन कैपिटलिस्ट, जो ओलिगार्क्स वो बनाते हैं, इससे अल्टीमेटली नुकसान होता है। अमेरिका में भी हो रहा है, जहाँ पे होमलेसनेस अब रैम्पंट हो गई है। तो वी हैव टू फाइंड सम काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड। कोई हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। उसका सोल्यूशन जो हमें समझ आता है ईऑन पे, और आप लोग अक्सर कमेंट्स में कहते हैं जनाब इसका हल क्या है? हल यही है कि आप एक अग्रीमेंट बनाएं, ईरान, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, टर्की, जो एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो, जो मुस्लिम मुल्क आपस में करें, ताकि इजराइल की एक्सपेंशनिज्म, अमेरिका की बुलिंग। अभी इस वक्त सारी जंग के दौरान पेंटागन ने एक आर्म्स डील अप्रूव किया मिडल ईस्ट के लिए 18-19 बिलियन डॉलर की। यानी कि जंग भी वो मुसरत करते हैं, फिर आपको असलाह भी बेचते हैं। तो टिपिकल कोल्ड वॉर सीन हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 सीन हो गया कि जनाब लोन भी हम देंगे जंग लड़ने का, असला भी हम देंगे जंग लड़ने का, मरहम पट्टी भी हम देंगे जंग लड़ने का, जंग के बाद डेवलपमेंट के पैसे भी हम देंगे, ताकि आप मुल्क ग्रो ही ना कर सकें। सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में होता है, जो बहुत लोगों ने बहस की कि जनाब हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बने, ताकि हमें लोन्स मिल सकें। ओके, फिर क्या होगा? आईएमएफ कोई प्रोग्राम हम पूरा करते नहीं, चले वो ग्रुप निकल गया। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो हमारे मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी होती है, उसको ग्रे लिस्ट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। प्री ग्रे लिस्ट भी आ रही थी। हमारे मुल्क को बाकी मुल्क एक शक की निगाह से ना देखें। हम ग्रे लिस्ट से निकल आए, लेकिन दुनिया में शक की निगाह से ही देखती है। इंडिया के अंदर 1.5 बिलियन लोग हैं, उनको रोज़ प्रोपेगेंडा के तहत बताया जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। धुरंधर 2 आ गया आपके सामने, जहाँ पे इंडिया ने को बहुत को बड़ा मार्का मार लिया रैंक। उस मूवी में खैर डीप डाइव करेंगे वो क्या कार्टून है। पर अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो हमें फेवरेबली नहीं देखता। ठीक है, अगर आप एवरेज अमेरिकन से पूछेंगे टेररिज्म के अंदर, तो टॉप 1-3 मुल्कों में हम आ जाते हैं। तो हम अचीव क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ भी नहीं। और यही हमारा प्रॉब्लम है यार, कि आज ईद का तीसरा दिन है। ठीक, पूरा मुसलमान मुल्कों में आग लगी हुई है। पाकिस्तान बिलखसूस के अंदर कोई एज सच ग्रेट इकोनॉमिक फेवर नहीं हुआ। इनफैक्ट 200 रुपया आपने हाई ऑक्टेन बढ़ा दिया, बिजली उतनी ही महंगी हो रही है, खाना पीना उतना ही महंगा है। इनफैक्ट ईद के पहले दिन गालबन इन्होंने डिसाइड किया था कि हम चलान वगैरह नहीं करेंगे, तो पूरा आपको लाहौर शहर नज़र आया था हेलमेटों के बगैर। 44 एक्स्ट्रा इंसिडेंट्स हुए हैं नॉर्मल रूटीन से सिर्फ ईद वाले दिन। लोग बिल्कुल ही बेपर गए हैं। उसकी वजह है, ये बहुत ना एक क्यूट सवाल होता है हमारे दोस्तों का। वो ये कहते हैं कि जनाब देखें ना, फिर हम कौम तो नहीं है ना, हम भी तो झत्ता ही हैं। नहीं सर, कौमें बनाई जाती हैं। ठीक, हमें बनाया ही नहीं गया। हम एक मट्टी के अंदर डायमंड है, इसको साफ करना होता है, तराशना होता है, इसकी शक्ल बनानी होती है, पॉलिश फिर प्रेजेंट करना होता है। ना आप तालीम देते हैं, ना आप नौकरी देते हैं, ना आप कवर देते हैं, ना आप रूल ऑफ लॉ देते हैं। रूल ऑफ लॉ के नाम पे आप सीसीडी दे देते हैं, तालीम के नाम पे आप सरकारी प्रोपेगेंडा दे देते हैं, हेल्थ केयर के नाम पे प्राइवेट फंडेड हॉस्पिटल होते हैं। ये जो आप जितने सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, ये चंदे पे चलते हैं। मसलन कि वो इंजीनियर मौलवी साहब कहते हैं ना कि ये मौलवियों की चंदा बुक्स, हमारे अस्पतालों की चंदा बुक्स ना हो ना, तो ये अस्पताल बंद हो जाए। तो हर चीज़ अगर हमने खुद ही करनी होती है, तो रियासत क्या करती है? कुछ भी नहीं। अच्छा, रियासत का एक काम था सिक्योरिटी, वो भी नहीं हो रहा। ईद वाले दिन पेशावर के अंदर कोहाट रोड पे एक बैंक के ऊपर डाका डाल जाता है जनाब। बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी पॉलिसी थी कि रात गार्ड नहीं रखना। केड़ा बैंक है यार जो रात गार्ड नहीं रखता? अच्छा जी, वहाँ से कोई वो 1.37 मिलियन कैश लेगी और 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरियाँ ले गए। पेशावर है यार, प्रोविंस कैपिटल है। तो ये सब नॉनसेंस होती है। हमारी जो अपने लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं प्रोविंसेस के, ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने ऑप्टिक्स के साथ। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इसी दुख में होती है कि सारा पैसा तो हमने दे दिया प्रोविंसेस को एनएफसी के तहत। खैर राना सनाना ने ये भांडा भी फोड़ दिया। उन्होंने कहा जी 28वीं तरमीम पे पीपीपी से बात हो रही है और एनएफसी एग्रीमेंट में भी बात हो रही है। हैं, याद है कई महीने पहले हमने कहा था 28वीं तरमीम आएगी, तब भी राना साहब नहीं बताया था, अब भी राना साहब नहीं बताया। उसकी वजह यह है कि रियासत में ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि पावर कंसोलिडेट हो,
फेडरल में। बिलावल साहब ने बहुत बड़ी तकरीर की थी कि जनाब मैं मार जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। देखना वो कैसे यू टर्न काटते हैं। मसलन के बिल्कुल बेशर्मी पे सब उतर आए हैं, और उसका नुकसान क्या हो रहा है? अवाम का। फ़ायदा किसका हो रहा है? पता नहीं, वी डोंट नो। लाइक अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि किस बंदे ने करप्शन किया, चलो उसी का फ़ायदा हो जाए। बंदा कहते हैं ना कि इस पॉलिसी की तरह इसने को 100 अरब रुपये कमा लिए, चलो यार चंगा तू ही कमा लिए, लेकिन वो भी पता नहीं चल रहा हमें। तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। कोई ये ईद सेलिब्रेशन की ईद नहीं थी कि जनाब आपके यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके बाद किसी का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए, किसी ने मार लिया कि ये कुछ नहीं है। तो अपनी मदद आपके तहत हमें चीज़ें करनी होती हैं। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वायलेंट मत हुए। आप नहीं जीत सकते रियासत से। आप शहादतें देते रहेंगे, कवर अप होता रहेगा, कोई इसका पर्पज़ नहीं है। आप रियासत के साथ मुनज़्ज़म हो और रियासत को चेंज करने की कोशिश करें। देखिए हम सब अपने सिस्टम से मोहब्बत करते हैं, हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमानों से भी मोहब्बत करते हैं। तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। डू नॉट रिजॉर्ट टू द लेवल ऑफ द पॉलिटिशियंस, द जजेस, द डीप स्टेट मिलिट्री ऑफिशियल्स। आपका लेवल उनसे बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कुरान। आप कुरान और हदीसी किताबें खुद पढ़ें, सवालों जवाब करें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें कि हमने बरेलवियों को गलत साबित करना है, देवबंदियों को गलत साबित करना है, नहीं। इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। मतलब मैं नहीं देखा आज तक कि किसी बंदे ने फिजिक्स की किताब पढ़ी हो न्यूटन को गलत साबित करने के लिए या गैलीलियो को गलत साबित करने के लिए। उसने अपनी नॉलेज के लिए पढ़ी है। हमें रिलीजन जब एक न्यू पैराडाइम में प्रेजेंट किया जाता है तो इसलिए प्रेजेंट किया जाता है कि देखो बाकी सब जाहिल थे। ओके, 1400 साल से शरी एक हिस्ट्री चल रही है, सब जाहिल थे, सिर्फ जो अभी आए हैं उनको ज़्यादा समझ आ गई। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट होती है। इनफैक्ट दिस इज़ ए नॉन साइंटिफिक अप्रोच टू बी फ्रैंक। डाटा ओवर टाइम अक्यूमुलेट होता है, उसकी बेसिस पे अजम्पशंस बनती हैं, वो अजम्पशंस प्रूव होती हैं। तो पिछले ने काम ना किया तो आप कर नहीं सकते। तो बहुत ही लम्हा फ़िक्री है, बहुत ही लम्हा फ़िक्री है कि हम उम्मत को उम्मत के तौर पे नहीं देख रहे, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर ये देखा, ईरान के अंदर ये देखा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं जनाब तो क्या क्या करें, अफ़गानी हमें बम मारते रहे। ओके, मैं आपको एक बड़ी सिंपल कैलकुलस दे देता हूँ, आप इसका स्वागत जवाब खुद देते। इस दुनिया में अच्छा क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ कि बंदा कहे जी हमने जीना है? मेरे नज़दीक तो आखिरत ही नज़र आ रही है, दुनिया में तो कुछ नहीं हो रहा। मसलन कि मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि हम अपने लड़कों की सैलरीज इंक्रीज़ करते हैं 10%, 15%। ऐसे से ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना, 50% तो नहीं होती। अच्छा, महंगाई कितनी इंक्रीज़ हो गई है। जब तू यहाँ काम करने आया था तेल का क्या रेट था और आज तेल का रेट क्या है? तेरी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी है? पीछे से वो सारे हिलाई जा रहे हैं और गौर से देख रहे हैं कि कहानी जा किस तरफ रही है, मजीद तो नहीं कटने लगी। रियलिटी ये है कि आपके बिजनेसेस कंपीट ही नहीं कर पा रहे। तो दुनिया के अंदर तो कोई सुकून नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट हमारा इम्तिहान ही ये है। तो ये कौन सी दुनिया के ख्वाब और लारे आप हमें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई जन्नत आपने हमें दी हुई है जहाँ पे हमें रहना चाहिए? खुदा का खौफ करें। तो रियलिटी ये है कि जब तक आप उम्मत बन के नहीं देखेंगे आप नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट कम्पीट। और आपको मैं एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूँ। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान एक्सेप्शनलिज्म, और साथ ही कहा जाता है जब पाकिस्तान थ्रेट में होगा तो हम आधी दुनिया जला देंगे। ये कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर है। क्योंकि अगर दुनिया हमारी इतनी अच्छी है और उसको हम इतना एंजॉय कर रहे हैं तो हम आधी दुनिया को क्यों जला देंगे? हमें एक्चुअली उम्मत बन के इकट्ठे होके फिर compete करना है, और दुनिया आपको रिस्पेक्ट भी करेगी इस चीज़ के लिए। और मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। आज से 200 साल बाद ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था ये मैटर नहीं करेगा। आज से 200 साल बाद ये मैटर करेगा कि रीजन के अंदर किसने क्या किया। अगर आप वो फौज या वो कौम या वो लीडर बन जाते हैं जो उम्मत को इकट्ठा करते हैं, आप याद रखे जाएंगे। शाह फैसल को भी याद किया जाता है ना बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के OIC को आज भी याद किया जाता है, इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो सलूशन बहुत सिंपल है, वाज़ेह है। उतना ही मुश्किल रास्ता अभी वाला है जितना वो है। आज भी इकोनॉमिक तंगी है, उस रास्ते भी चलेंगे, इकोनॉमिक तंगी होगी, लेकिन कम से कम सही तो होंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लीडरों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनके दिलों में रहम पैदा करे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।